हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज के मेरे इस वीडियो में जो है मैं क्लास 9 चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सोल्यूशन लेके आई हूं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. तो कह रहा है हमसे क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑक्सीजन और बोरोन का एक कंपाउंड है जो टोटल 0.24 ग्राम के बराबर है। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, है ना। इसमें कह रहा है कि 0.096 जो है वो बोरोन है और आपका 0.144 जो है वो क्या है, ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, ये दोनों मिला के जो है इतना बन रहे हैं। तो आपसे जो है बस सिंपली कॉम्पोजिशन पूछ रहा है कि कौन कितने परसेंटेज में अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो देखो, सबसे पहले तो हमको ये दिखाना है कि आखिर ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो पहले जो है 0.096 प्लस, है ना, 0.144 को जो है ऐड कर लिया जाए, 412 तो 240। दैट मीन्स कि ये इतना ही के बराबर हमारा आ रहा है। दैट मीन्स कि ये तो दोनों मिलके इतना हो रहा है। तो टोटल मास हमारा है 0.24 ग्राम। तो बेसिकली आप क्या करते हो, बहुत ही इजी फॉर्मूला है ना। इसका आपको क्या करना है, आपको जिसका मास परसेंटेज निकालना है उस कंपाउंड को आप ऊपर लिखोगे x को, और नीचे आप लिखोगे टोटल मास। उस कंपाउंड के मास को आप ऊपर लिखोगे, नीचे टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपली दिस इज द फॉर्मूला। तो मान लो आपको बोरॉन का मास निकालना है, तो बोरॉन का मास निकाल लो 0.096 डिवाइडेड बाई 0.24, है ना, इनटू 100 बाद में हम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो जरा जो है पॉइंट हटाया जाए अच्छे से, है ना। तो 2 पॉइंट हो गया, नीचे एक 0 आप लगा लो एक्स्ट्रा, है ना, ऊपर के लिए 3 पॉइंट के लिए। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेशंस तो आपको आती होगी, मैं बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। 24 और 96 आता है 4 बार में आता है। 24 जो है 96 4 टाइम्स में आता है। एक 0 से एक 0 कट गया, इज इक्वल्स टू 40%। तो बोरोन हमारा कितने परसेंटेज में है, 40% अवेलेबल है। तो जब 100% में से 40% हमारा बोरॉन है, तो 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60% क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। सिंपली ऑक्सीजन हो जाएगा। हो गया। तो बोरॉन 40% है एंड ऑक्सीजन 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। कह रहा है आपसे सेकेंड क्वेश्चन कि 3 ग्राम कार्बन प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलके जो है 11 ग्राम CO2 दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे फिर आगे पूछ रहा है कि what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon dioxide is burned and 50 gram of oxygen। नेक्स्ट पूछ रहा है, अगर 3 ग्राम कार्बन के साथ हम 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले तो कितना मास जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा, कितना मास आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलेगा। तो देखो बात क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपसे सवाल भी पूछ रहा है, कैलकुलेट द which law of the chemical combination will give your answer। तो देखो क्या बोल रहा है इसमें, हमको पता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कहता है कि फिक्स्ड रेशियो में दो कंपाउंड्स, कोई एक फिक्स्ड चीज, दो एटम्स कोई एक फिक्स्ड कंपाउंड जो है वो हमेशा आपस में फिक्स्ड रेशियो में जुड़ के ही बनाते हैं। चूहे बहुत हो गए हैं मेरे रूम में। जैसे कि अगर वाटर आपको बनाना है तो 2 ग्राम वाटर पे आपको जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन पे 16 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए, तब आपका वाटर बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी आपको बोला है, दैट मीन्स 3 ग्राम ऑफ कार्बन पे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके टोटल 11 ग्राम, 3 + 8 + 3 11 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 + 3 मिलके 11 ग्राम बन रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों पूरे मात्रा में कंज्यूम हो गए हैं, ये दोनों फुल
अपने बाई मास जो है कंबाइन होकर उन्होंने 11 ग्राम CO2 बना लिया है। अब अगर बात हो रही है यहाँ पे 3 ही ग्राम CO2 है और 3 ग्राम कार्बन है और 50 ग्राम ऑक्सीजन हमारा दे दिया है। अब जो है इसमें से कितना बनेगा, तो हमने यहाँ पे जस्ट देखा कि 3 ग्राम कार्बन पे पूरे 8 ग्राम ऑक्सीजन लग रहे हैं, तो आपको 11 ग्राम जो है CO2 मिल जा रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, 3 ग्राम कार्बन में इसमें से 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करके 11 ग्राम CO2 बनाएगा, बाकी के 42 ग्राम जो है वो ऐसे के ऐसे ही बचे रह जाएंगे। इसको हम बोलते हैं, इसी लॉ पे जो है इसको हम बोलते हैं, क्यों ऐसा हमने किया, बिकॉज ये जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के उस पे चल के हमने इस निर्णय पे पहुंचा कि 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है अनकंज्यूम्ड रह जाएगा, वो ऐसे का ऐसा ही एज इट इज रह जाएगा, वो यूज रिएक्शन में नहीं होगा। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे कार्बन जो है वो क्या है, वो लिमिटिंग रिएजेंट में है ना। ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल थी, ऑक्सीजन के हिसाब से अगर आप चलें तो आप और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन भी चाहिए था, वो कार्बन की शॉर्टेज हो गई थी, तो कार्बन यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट था, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कार्बन हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लू नीचे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What are polyatomic ions? Very easy questions। देखो polyatomic मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब समझ में आएगा आपको। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारा, मेनी। एटॉमिक मतलब एटम्स, तो बहुत सारे एटम्स, और साथ में इसके जुड़ा है आयन, मतलब कि बहुत सारे एटम पे एक साथ माइनस या प्लस का चार्ज लगा है, आयन लगा है। दैट मीन्स उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है या गेन किया है, या वो केटाइन हो सकते हैं या वो एनायन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है CO3 SO4 देखो इसमें एक से ज्यादा आइटम्स आपको दिख रहे हैं और उन सब पे होल एक चार्ज है ना, आयंस है, वो -2 का चार्ज है, इस पे भी -2 का चार्ज है। ठीक है, H2PO4 इस पे -1 का चार्ज है ना। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे एटम्स पे एक साथ जब कोई माइनस या प्लस का चार्ज लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो फोर्थ क्वेश्चन जरा देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ओहो, वेरी इजी केमिकल फॉर्मूला। पहला आपसे पूछ रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है, क्लोराइड का सिंबल क्लोरीन Cl होता है। अब आपको फॉर्मूला निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो सीख लो इसी बहाने। तो क्या करते हैं, पहले हम दोनों के जो है वो क्या बोलते हैं, वैलेंसीज को नीचे लिख देते हैं, जो चार्ज इनके ऊपर होता है। तो ना प्लस माइनस के साथ नहीं भी लिखेंगे तो इस चलेगा, लेकिन वैलेंसी लिखना जरूरी है, नंबर मेंशन करना। तो +2 मैं यहाँ पे आपको ये भी सिखा देती हूँ, मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज होता है +2 का और क्लोरीन पे -1 का। फॉर्मूला बनाने में प्लस और माइनस का कोई यूज नहीं होता है, बट स्टिल इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको पूरा बता रही हूँ। अब आपको सिर्फ नंबर देखना है, इसको आपको चार्ज से कोई मतलब नहीं है, वैसे मैंने बस मेंशन कर दिया। तो देखो चार्ज, अब जो ये नंबर है Mg का जो वैलेंसी है उसको डाल दो, क्लोरीन के पैरों में जाके गिर जाएगा, और जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो मैग्नीशियम के पैरों में जाके गिर जाएगी। तो Mg1Cl2, 1 को हम जनरली मेंशन नहीं करते हैं, तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया MgCl2। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, तो C कैल्शियम के लिए C, ऑक्साइड के लिए O है ना, सॉरी कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्साइड के लिए O। अब बोल रहा है इसका चार्ज होता है +2, इसका चार्ज होता है -2। देखो दोनों में 2 है तो 2 कट जाएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कॉपर नाइट्रेट, है ना, कॉपर नाइट्रेट पूछ रहा है, तो CuNO3- चार्ज होता है इसका -1, इसका होता है +2। कॉपर नाइट्रेट, NO3- को एक साथ नाइट्रेट ग्रुप कहा जाता है। तो देखो क्या होगा, ये 2 जो है इसके पैरों में होल थ्राइस इसके पैरों में जाएगा, क्योंकि एज अ होल इस पे चार्ज है। पॉलीएटॉमिक आयन में एज अ होल जब चार्ज होता है तो ब्रैकेट लगा के 2 लगाया जाता है, और Cu के पैरों में 1 जाएगा, तो CuNO3 होल ट्वाइस। सिंपल है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, बहुत इजी है। एल्यूमिनियम के लिए Al, क्लोरीन के लिए Cl। एल्यूमिनियम का चार्ज +3, क्लोरीन का चार्ज -1, 1 इसके पैरों में, 3 इसके पैरों में, AlCl3। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट,
CaCO3, इस पे चार्ज +2, इस पे चार्ज -2, 2 कट गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी इजी, नो रॉकेट साइंस। ओके फाइन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना, कौन कौन से एलिमेंट्स इन फॉलोइंग कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। द फर्स्ट इज क्विक लाइम। तो क्विक लाइम होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड हमने अभी जस्ट बनाया, तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो क्विक लाइम में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कैल्शियम और ऑक्सीजन होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है HBr। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, ठीक है। द नेक्स्ट इज बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, आप 10th स्टैंडर्ड में जानेंगे, NaHCO3। NaHCO3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। तो इसमें देख लो क्या क्या है, तो सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये 3-4 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट जो होता है वो होता है आपका K2SO4। पोटेशियम सल्फेट, हाँ यही होता है K2SO4। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, तो एगो पोटेशियम, एगो सल्फर, एगो ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स जो है आपके इसमें प्रेजेंट है। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। अब चलो, अब आपको जो है 6th क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर मास। इथाइन, सबसे पहले जो है इथाइन, आपको इथाइन का मोलर मास निकालना है, मतलब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको एक साथ जोड़ देना उन सबके मास को। तो देखो 2 बार कार्बन है, 2 बार हाइड्रोजन है, तो कार्बन का मास होता है, एक कार्बन का मास 12 होता है, 2 है तो 12 × 2, प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 U या 1 ग्राम, है ना, और इसमें 2 है तो 1 × 2, तो 24 + 2 = 26 U। ये है आपका क्या, इथाइन का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। नेक्स्ट जो है हमको क्या कैलकुलेट करना है, सल्फर 8, S8 कैलकुलेट करना है आपको। S8 कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं है यार, एक सल्फर का मास होता है 32, 8 बार है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 32 8 पढ़ लो टेबल, मुझे नहीं आता, नहीं है तो आप लोग समझो। चलो नेक्स्ट है आपका क्या है, क्वेश्चन कहां गया रे, फास्फोरस मॉलिक्यूल P4। फास्फोरस मॉलिक्यूल P4, देखो आपको इसमें मेंशन भी किया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस इज 31। तब तो और आसान है, 31 × 4 कर दो, 120 और 4 124 U। थोड़ी बहुत टेबल मुझे भी आती है, मेरा ना फिजिक्स का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा इसी सब कैलकुलेशंस की वजह से। मैथ्स से इतना ना भागती हूँ ना कि मेरे फिजिक्स में जो है मेरी नैया डूबी है फिजिक्स की। नेक्स्ट इज HCl, बहुत ही आसान है HCl का। तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन का मास 1 और क्लोरीन का होता है 35.5 U = 36.5 U। लास्ट है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। तो हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, 16 3 = 48। तो 48 + 15 कितना होता है, 63 U। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। 7 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है आपका असली मोल कॉन्सेप्ट। और अगर आपने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है तो मैंने लास्ट ईयर ही मोल कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको मोल के बारे में एक अच्छी नॉलेज मिलेगी, सही नॉलेज, उसके बाद आप क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो वैसे मैं बता देती हूँ जिन लोगों ने पढ़ रखा है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देती हूँ, एक ट्रिक, मास, नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से और नीचे आने के लिए डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से। इधर जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से और इधर आने के लिए हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला। देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम आपको बताना है उसका कितना मास होगा, ठीक है। तो 1 मोल मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल, 1 मोल नाइट्रोजन एटम,
ठीक है। एक मोल नाइट्रोजन एटम इधर जाने के लिए कि एक मोल नाइट्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना। तो जब हम 1 मोल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 मोल में कितने होते हैं 6.02 टू 10 टू पावर 23, और इसको हमने डिवाइड किया 6.02 टू 10 टू पावर 23, तो कटा तो कितना आया 1, मतलब कि एक एटम नाइट्रोजन का आपके पास है। डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से, तो एक मोल में हमें पता है एवोगैड्रो नंबर ही होता है, और हमें ये निकालना है। तो एक मोल में जब एवोगैड्रो नंबर होता है और उसमें उससे हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम, उसको हमने डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से ही। तो एवोगैड्रो नंबर से कटेगा तो 1 आएगा। तो मतलब एक एटम का आपको मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए देखो हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना 1 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल्स टू 14U। समझ में आया? ऐसे चलोगे बहुत समझ में, इजी प्रोसेस एकदम। यही तीन स्टेप्स हैं, ऊपर आओ नीचे जाओ, बस ये। उसके अलावा मोल कंसेप्ट में कुछ भी नहीं रखेला है। चलो जी, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 4 मोल एल्यूमिनियम एटम के, है ना। तो 4 मोल एल्यूमिनियम एटम का आपको निकालना है और उसके जो है आपको मास बताने हैं, ठीक है। तो 4 मोल एल्यूमिनियम एटम से आप क्या समझ रहे हो, मतलब उसमें 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं, है ना। वही हम करेंगे सिंपली, क्यों, टोटल नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो 4 मोल में कितना 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और इसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से इधर जाने के लिए। तो एवोगैड्रो नंबर आपस में कट जाएगा, मतलब 4 एटम आपको लेना है एल्यूमिनियम का, और उसको जो है मल्टीप्लाई करना है किससे, मास के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई बाई एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, निकाल लो भैया 108। तो ये हो गया आपका मास एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3। सोडियम सल्फाइड के 10 मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं, Na2SO3। तो सोडियम का आपका मास होता है 23 इंटू 2, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। तो 23 इंटू 2 कितना हो गया आपका 46, प्लस 32 प्लस 48 प्लस 32 प्लस 46, 10 6 1 12 126। तो 1 मोल का मास हो गया 126। तो 10 मोल क्या होगा, पहले 10 मोल का निकालेंगे हम, कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसमें, एवोगैड्रो इंटू एवोगैड्रो, कटा 10 आया आपका, 10 एल्यूमिनियम आ गया एटम, सॉरी नाइट्रिक एसिड, सोडियम सल्फाइड में 10 एटम्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। अब आपको जो है क्या निकालना है, तो ऊपर जाने के लिए एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस चीज को जो आया आपका मॉलिक्यूलर मास, इसको सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1260 ग्राम आपका आ जाएगा 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड का मास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पूछ रहा है कन्वर्ट इनटू मोल। आपको ऊपर वाला दिया है मास, और आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स या एटम्स बताने हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताना है, ठीक है। मोल में उसको कन्वर्ट करना है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास से उसको डिवाइड कर देते हैं, आपको मोल्स मिल जाता है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है सबसे पहले 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की बात करें, दैट मीन्स O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ना। तो O2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, मास होता है 1 का 16, तो 16 इंटू 2 कितना 32, मतलब कि 32, ठीक है। ये हो गया आपका मास, मोलर मास हो गया 32, है ना, मोलर मास हुआ 32, है ना। और आपको टोटल मास कितना दिया है 12 ग्राम दिया है ना, इसको डिवाइड कर लो 0.3750 मोल्स आपका आंसर आ गया। देख लेना मेरी डिवीजन सही है कि नहीं, उसमें भी मेरे बहुत सारे लोचे होते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपसे बोल रहा है 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर H2O का होता है 18 ग्राम वेट होता है, 18 U या 18 ग्राम होता है ना, 18 ग्राम वेट। कैसे, 2 हाइड्रोजन का प्लस 1 16 है ना, 1 ऑक्सीजन का 16 मास, 2 हाइड्रोजन के 2, तो ये 18 ग्राम आपका आ गया। और आपको 20 ग्राम दिया, तो 20 डिवाइडेड बाई 18 ग्राम, सिंपली इसको डिवाइड कर दो भैया, 18 1 जा 18, 2 पॉइंट लगा के 0 1 जा 18, बार बार वही रिपीट होगा 1.11 मोल्स, ये आ गया आपका, ठीक है।
नेक्स्ट आपसे बोल रहा है सी नंबर। मैं बड़ा खौच करके समझाती हूँ ना, मैं बस समझा रही हूँ आपको ये नहीं कि छाप लेना, इसको खुद से बनाना, इसलिए मिटा दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मना कर रही हूँ मैं। समझो बस। हाँ, छापू छापू करता है सब, मेरी तरह बन जाएगा सब बकलोल। 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक CO2 का फॉर्मूला पहले निकाल लो। 12 प्लस कितना 32, 44 ग्राम होता है एक CO2, है ना। 22 ग्राम्स निकालना है, तो 22 ग्राम्स 22/44 कितना आया 0.5 मोल्स। यही आपका है 8th क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ में। ओके, 9th क्वेश्चन इज What is the mass of A 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसके पहले हमें मास दिया था, हमें मोल निकालना था, तो हमने डिवीजन किया था। इसमें आपको मोल दिया है, आपको मास निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितना आपका मास होगा। ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 16 2 32, 3.2 U या 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है प्रेजेंट है 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो 18 होता है। दैट मीन्स 18 × 5 9 ग्राम। ये हो गया आपका 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना मास होगा 9 ग्राम होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपसे 10th क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सारे डेटा को गिवन में लिख लेंगे। गिवन जिस तरह मैथ्स में लिख लेते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है। तो आपको गिवन है सल्फर S8 आपको कैलकुलेट करना है। S8 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, और वेट कितना दिया है 16 ग्राम। ठीक है। तो पहले आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। तो 32 × 8 हमने अभी जस्ट निकाला था, इसका 256 होता है ना। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो दी हुई है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है आपसे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एटम। पहले आप इसके जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, टोटल एवोगैड्रो नंबर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के आपको क्या करना पड़ता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो 16 डिवाइडेड बाय 256 है ना। इसको जो है पॉइंट में आप लोग डिवाइड करके लिख लो, तो आएगा 0.0625 मोल्स आ गया। ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो आपको याद होगा मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स से मॉलिक्यूल्स जाने के लिए मल्टीप्लाई करते थे। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A0 एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.0625 × 6.022 × 10⁻23 इसको और इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो। इसको A0 भी सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.00625 × A0 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको खोल के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। दोनों ही आंसर सही है। दिस वाज ऑल। हमने जो है चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके अलावा इन टेक्स्ट में कुछ एक्सरसाइज बची हुई है, अगर वो भी आपको समझ में नहीं आई है, अगर आप उससे पूछना चाहते हैं तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।